लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल 15 समझ रहे थे। इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग आर्टिकल 15 और आर्टिकल 15(1) मैंने समझा दिया था और उसके जो थ्योरेटिकली जो बैकग्राउंड थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आर्टिकल 15(4) हमने समझ लिया था कि 15(4) क्यों आया गया। चंपाकरण दोराई राजन स्टेट ऑफ तमिलनाडु स्टेट ऑफ मद्रास की वजह से इस केस को ये केस पिक्चर में आया और इसी केस की वजह से ये चीज़ लाई गई। आपको बेसिक फंडामेंटल समझ में आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक बार अगर आप समझ जाओगे ना तो जिंदगी भर उसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, थोड़ा सा लिखिए 15(4) में, आर्टिकल 15(4) में थोड़ा सा लिखिए प्लीज। आर्टिकल 15 क्लोज 4, आर्टिकल 15 क्लोज 4 just gives the guidelines, article 15(4) just gives the guidelines as to be special provisions, as to be special provision, as to be specific provision have to be made, specific provisions have to be made from whom specific provisions have to be made from मत लिखिए, for whom but the actual classification has to be done by the commission established by the President of India under Article 340 of Indian Constitution हिंदी में लिखिए अनुच्छेद 15(4) केवल दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि किसके लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएंगे, कि किसके लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएंगे, लेकिन वास्तविक वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा किया जाएगा। आगे लिखिएगा। If it is found that caste is the ready-made criteria which is existing in society, यदि ये पाया गया कि जाति समाज में पहले से ही मौजूद एक मानदंड है और पिछड़े वर्ग को सामाजिक रूप से पिछड़ा कहा जा सकता है, तो वह स्वयं में शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े माने जाते हैं। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, इसको लिखिएगा। क्राइटेरिया एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी एंड द बैकवर्ड कास्ट
and the backward caste can be said to and the backward class can be said to socially backward, then they are per se educationally backward also, then they are per se educationally backward also. अब क्या कहना चाह रहा हूं सर मैं, समझिए। आर्टिकल 15(4) बोलता है कि स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएंगे, विशेष प्रावधान बनाइए आप किसके लिए। पहला, जो लोग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है उनके लिए, दूसरा एससी के लिए, तीसरा एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आप विशेष प्रावधान बनाइए। इन तीन चीजों के लिए बारे में बात की गई है, लेकिन इन तीन चीजों में कौन सी जाति, कौन सी कास्ट आएगी या नहीं आएगी, इसका निर्धारण करता है आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 में एक कमीशन बनता है, एक आयोग बनता है, जो ये तय करता है कि कौन सी जाति एससी कहलाएगी, कौन सी जाति एसटी कहलाएगी, कौन सी जाति सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास कहलाएगी, ये तय किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर अगर रेडीमेड डेटा का मतलब क्या होता है, मैं आपको कहता हूं कि रेडीमेड डेटा अवेलेबल है। रेडीमेड डेटा का क्या मतलब है? रेडीमेड डेटा का मतलब ये है, जैसे अभी जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन की बात चली थी, तो उस टाइम गुर्जरों की जो सबसे फर्स्ट डिमांड थी वो ये थी कि हमको ट्राइब्स में रखा जाए, हमको ट्राइब में रखा जाए। ट्राइब में होने के लिए कुछ शर्तें होती है। वो शर्तें क्या होती है सर, कि आपका एक कस्टम्स हो, रिचुअल्स हो, जिनको आप वर्षों से फॉलो करते आ रहे हो, आप ऐसी जनजाति में रहे हो जहां पर खुद के नियम हो, खुद के कानून हो, खुद की पंचायत हो, खुद का विधान हो, सब कुछ खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। जब एसटी में रिजर्वेशन देने की बात आई तो समाज में, राजस्थान में दो जातियां आमने सामने आ गई थी। बात है 2007 की, अब आपको याद नहीं, लेकिन दैट टाइम आई वाज इन क्लास 7th और 8th, मैं 6ठी या 7वीं 8वीं क्लास में था, और मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वो है बूंदी में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय 10 से ज्यादा लोग जो हुए थे शहीद हुए थे। जब इतने व्यक्ति शहीद हुए एक आंदोलन को लेकर, और तो उस टाइम पर दो जाति सामने आ रही थी कि एसटी में हम ऑलरेडी महिलाओं का रिजर्वेशन है, हम गुर्जरों को इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहते। तो सरकार के सामने ये एक स्थिति थी कि अगर हम इनको एसटी में लेके आना चाहें, और जो गुर्जर समाज की मांग है उसको एसटी में लेके आने की, तो इसको भी कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि आप जो स्पेशल प्रोविजंस बनाना चाहते हैं, विशेष प्रावधान बनाना चाहते हैं किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के लिए, आप ये नहीं चाहते कि उस प्रावधान की वजह से समाज में दो व्यक्तियों के मध्य विवाद हो, दो वर्गों के मध्य विवाद हो, आप कभी भी ये नहीं चाहते। फिर क्या किया जाए ऐसी कंडीशंस में? होता क्या चीज है, देखिए, रिजर्वेशन या फिर किसी भी कम्युनिटी को पर्टिकुलर कास्ट में डालना या उसको एक स्टेटस प्रोवाइड करना, ये सारा जो सिद्धांत होता है, ये सारा सिद्धांत होता है राज्य सरकार का। ये राज्य सरकार का प्रेरोगेटिव है। अभी गुर्जर जो है हरियाणा के, वो मोर बैकवर्ड क्लास में नहीं आते, पर राजस्थानी अगर गुर्जर देखोगे तो वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं। तो अब आप ये समझिए, उनको एसटी के स्टेटस ना देते हुए उनको लेके आएगा इस स्टेटस में। बात समझ में आ रही है? होता बेसिकली है कि राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 340 में एक आयोग बनाने की वो करते हैं, प्रस्तावना देते हैं कि एक आयोग बनाया जाए आर्टिकल 340 में, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं इसके लिए। वो आयोग ये तय करता है कि ये जो समाज है, ये जो जाति है, इसको किस में डाला जाए। लेकिन कभी कभी अगर राज्य को लगता है कि हमारे पास एक विशेष रूप से जाति है जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, तो वैसे ही गुर्जर समाज के आंदोलन के समय एसटी में इनको नहीं दिया गया, एससी का वर्ग उन्होंने मांगा नहीं था, और सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के अंदर एक कैटेगरी। सो दे हैव क्रिएटेड ए न्यू टाइप ऑफ कैटेगरी, जो कि इसके अंदर आई, जिसको हम लोगों ने बोला MBC, मोर बैकवर्ड क्लास। इसमें ये कैटेगरी को फॉल किया गया। आप ये समझिए, अगर रेडीमेड डेटा का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक कास्ट है, एक जाति है, जिसमें हर व्यक्ति उसको रिप्रेजेंट करता है मोर बैकवर्ड क्लास के अंदर। बात समझ में आएगी आपको? गुर्जर समाज को एक मंदिर बनाना चाहिए कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला का। मैं तो कहता हूँ भगवान है वो आदमी उस समाज के लिए।
भगवान इस सेंस में समझिए आप कि मान लीजिए अगर 1000 की वैकेंसी आएगी और 5% भी अगर रिजर्वेशन इनको दिया हुआ है, तो 1000 में अगर आप देखोगे तो 5% मतलब 50 परिवार, 50 लोग सेलेक्ट होंगे। वो 50 लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं, 50 परिवारों का उत्थान हो गया है। तो समाज में ऐसे व्यक्ति पूजनीय योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने समाज की दिशा को बदल दिया है। आपको 5% छोटा नंबर दिखेगा, लेकिन जब आरपीएससी की टीचर 3rd ग्रेड की वैकेंसी आती है, रीड की वैकेंसी आती है, तो 50,000 पद आते हैं, 75,000 पद आते हैं, 35,000 वैकेंसी आती है। तो 50,000 में अगर आप 5% भी मानोगे ना सर, तो 2500 परिवारों में आपने नौकरी लगवा दिया। इट्स अ बिग अमाउंट। ये तो बहुत डेटा जो है ये बहुत बड़ा है। रेडीमेड डेटा मतलब जो डेटा अवेलेबल है आपके पास ऑन द फर्स्ट हैंड। ये सेम प्रोविजन जो दिया हुआ है 15(4) में, ये सेम प्रोविजन आपको 16(4) में मिलेगा। द सेम प्रोविजन यू विल फाइंड इन 16(4) ऑल्सो। सोलह चार बेसिकली नौकरी के लिए है, सर्विसेज के लिए। सेम प्रावधान है, सेम प्रावधान। ये जो सेम मेथड का क्लासिफिकेशन है, वो सेम क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण किया गया है, जैसे 15(4) में वर्गीकरण है, समान रूप से वैसा ही वर्गीकरण जो किया गया है वो 16(4) में भी किया गया है। आप देखेंगे सेम इसका किया हुआ है। अगर कास्ट एक रेडीमेड क्राइटेरिया है, अगर जाति पहले से ही एक तैयार सूची है, तो आप उसके अनुसार दे देते हैं उनको रिजर्वेशन। लेकिन गवर्नर साहब अनुशंसा करते हैं उसमें, फिर हर चीज के लिए संवैधानिक प्रावधान दिए हुए हैं और संविधान से ही देश चलता है। देखो आपको, आप 100 बात की बात कह दो कि संविधान से देश नहीं चलता, लेकिन संविधान से ही देश चलता है। ठीक है ना सर? दोबारा मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए 15(4) में एडवांसमेंट की बात की गई है, सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास की। अगर मैं आपको 16(4) दिखाऊं, इफ यू लुक एट 16 आर्टिकल 16 क्लोज 4, एक बार इसको देख लीजिए, हम लोग आगे चलेंगे। आर्टिकल 340 याद रखना, यूपीएससी में आया हुआ सवाल है कि कमीशन कहाँ से कंट्रोल होते हैं, कहाँ से ऑपरेट होते हैं। सोलह चार देख लीजिए एक बार। 16(4) सेम प्रावधान है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ द और पोस्ट इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन विच इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट्स इज नॉट एडिक्वली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। सेम प्रावधान है, सेम कुछ सेम दिया हुआ है सर। उसमें भी जो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो आप, किसमें? सर्विसेज अंडर द स्टेट, नौकरी में जो बात कर रहे हो आप, ठीक है ना? नौकरी के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? रोजगार के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है? क्लोज 5 में आइए प्लीज, 15 क्लोज 5, 15 क्लोज 5 में आइए। अब 15 क्लोज 5 जो है सर, इसको जोड़ा गया 1993 अमेंडमेंट से, 1993 अमेंडमेंट से, 93 अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया, 93 अमेंडमेंट से, 93 संशोधन से इसको जोड़ा गया, 93rd अमेंडमेंट से इस प्रावधान को लेके आया गया। ये प्रावधान क्या कहता है? ये प्रावधान ये कहता है कि सर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मतलब भैया अब राजस्थान यूनिवर्सिटी कट ऑफ जा रही है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ जा रही है, या फिर जेएनयू की कट ऑफ जा रही है, तो उसमें जो रिजर्वेशन मिलता है, जैसे आपने नीट में देखा होगा, जैसे नीट की कट ऑफ है, आईआईटी की कट ऑफ है, जेई की कट ऑफ है, या फिर कोई भी एग्जाम की जो कट ऑफ है, वो सामान्य वर्ग में और बाकी वर्गों में एक अंतर है। वो जो अंतर तय किया गया है, वो अंतर तय किया गया है आर्टिकल 15(5) से, जिसको 93 संशोधन के द्वारा लाया गया। इसमें बोला गया कि जो भी एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एडेड हो, चाहे वो अनएडेड इंस्टीट्यूशन हो, सिर्फ इसको छोड़ दो आप आर्टिकल 30(1) को, क्योंकि इसमें हमने एक केस पढ़ा था और उस केस में बताया था कि अनुच्छेद 30 में लागू नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 30 में पहले ही 50% सीटें क्या है सर? रिजर्व है उनकी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। अब मैंने आपको 30 इसलिए पहले पढ़ाया ताकि मैं आपको समझा सकूं यहाँ पर कि माइनॉरिटी के लिए ऑलरेडी 50% का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जब ऑलरेडी 50% का रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो आप उस चीज को लेके नहीं आ सकते। इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, जहां पर ये चीज कोर्ट ने बोली, जहां पे कोर्ट ने बोली, मैंने आपको बताया था, जैसे एक केस आया था, मैंने लिखा था सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? मैंने ये भी लिखवाया।
मैंने आपको ये भी चीज लिखवाई, टीएम पाई फाउंडेशन केस भी लिखवाया हमने, जहां टीएम पाई फाउंडेशन केस में हमने बताया कि जहां पर ऑलरेडी 50% का रिजर्वेशन, टीएम पाई फाउंडेशन केस में हमने बताया कि ऑलरेडी 50% का कोटा अगर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है तो उसमें आप फिर एनक्रोच नहीं कर सकते, उसमें अतिक्रमण नहीं हो सकता। हमें चीज पहले समझी नहीं समझी? हाँ या ना में जवाब दो जल्दी से। तो हमने जब वहां पे ये चीज को समझा तो हमें पता है कि जब माइनर के साथ एनक्रोचमेंट नहीं हो सकता तो उसमें फिर हम लोग एनक्रोच नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है ना सर, टोटल नंबर ऑफ सीट के साथ हम लोग एनक्रोच नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, लिखिए द पर्पज ऑफ आर्टिकल 15(5), द पर्पज ऑफ आर्टिकल 15(5), 15(5), द पर्पज ऑफ आर्टिकल 15(5) is to make social upliftment, is to make social upliftment including private and public education institution, including private and public education institutions। अनुच्छेद 15(5) का उद्देश्य यह है कि अनुच्छेद 15(5) का उद्देश्य यह है कि अनुच्छेद 15(5) का उद्देश्य यह है कि प्राइवेट व सार्वजनिक, प्राइवेट व सार्वजनिक 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 संस्थाओं में सार्वजनिक संस्थाओं में सार्वजनिक संस्थाओं में सार्वजनिक संस्थाओं में सामाजिक स्तर पर शिक्षा को लेकर सुधार किया जाए, सामाजिक स्तर पर शिक्षा को लेकर सुधार किया जाए, शिक्षा को लेकर सुधार किया जाए, शिक्षा को लेकर सुधार किया जाए। किसका नाम लिखिए? अशोक कुमार ठाकुर। अशोक कुमार ठाकुर हम बार बार पढ़ेंगे, ठीक है ना सर। 15(5) का केस है, मैं अभी लिखवा रहा हूँ आपको। दिस केस इज रिलेटेड टू आर्टिकल 15 क्लॉज 5। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जज का नाम है के जी बालाकृष्णन, जज का नाम है के जी बालाकृष्णन। ठीक है ना, जब चीफ जस्टिस होते के जी बालाकृष्णन, उनके द्वारा जजमेंट दिया गया था। अब इसमें ऐसा हुआ, जब 15(5) लेके आया गया तो इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ में, सरकारी साथ में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पर भी उनको रिजर्वेशन की बात हुई। मतलब सरकारी के साथ में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी रिजर्वेशन की बात हुई। गवर्नमेंट के साथ में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देने की बात की गई, तो इसको चैलेंज किया गया। तो आर्टिकल 15(5) को जहां पर चैलेंज किया गया ऑन द इशू ऑफ क्या रिजर्वेशन पॉलिसीज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे भी लागू होगी, इसको सबसे पहले चैलेंज किया गया अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें। इट वॉज हेल्ड दैट if these private institutions are earning profit from society, 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 are earning from society, then they have to bear the burden of, upliftment of society also, then they have to bear the burden of upliftment of society also, The state alone cannot fulfill that burden. Therefore Article 15(5) is constitutional, therefore Article 15(5) is constitutional, इसलिए therefore Article 15(5) is constitutional। हिंदी में अब लिखिए, हिंदी में अब लिखिए न्यायालय ने कहा कि यदि निजी संस्थाएं
समाज से मुनाफा कमा रहे हैं, यदि निजी संस्थाएं समाज से मुनाफा कमा रहे हैं तो उन्हें तो उन्हें तो उन्हें समाज के उत्थान का भी तो उन्हें समाज के उत्थान का भी बोझ उठाना होगा। तो उन्हें समाज के उत्थान का भी बोझ उठाना होगा। तो उन्हें समाज के उत्थान का भी बोझ उठाना होगा। तो उन्हें समाज के उत्थान का भी बोझ उठाना होगा। राज्य अकेले राज्य अकेले इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता। राज्य अकेले इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता। राज्य अकेले इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए अनुच्छेद 15(5) इसलिए अनुच्छेद 15(5) संवैधानिक है। इसलिए अनुच्छेद 15(5) संवैधानिक है। जैसे कॉर्पोरेट होते हैं ना, बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, उसमें भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हम कहते हैं ना CSR, उसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे सर क्या होता है कि अगर भाई तुम प्राइवेट कंपनी हो, तुमने कमाया भी समाज से ही है, तुमको मिल भी समाज से ही रहा है, तुम सोसाइटी को सर्व कर रहे हो। अरे सोसाइटी में बर्डन जो हो रखा है उसको अगर इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सोशल अपलिफ्टमेंट हो, सोशल जस्टिस हो, तो प्राइवेट वालों को भी तो योगदान देना चाहिए ना अपना। ऐसा कहाँ लिखा है भाई तुम्हारा कोई योगदान नहीं रहेगा? भाई तुम्हारा कोई योगदान नहीं होगा, ऐसा कहीं लिखा है क्या? तुम्हारा भी योगदान होना चाहिए समाज को सुधारने में, समाज को ऊपर उठाने में, समाज की आजीविका को बेहतर करने में। ये तो हो नहीं सकता ना। चलिए आगे चलते हैं। 15(6). अरे ये अशोक कुमार ठाकुर में ना बहुत सारी चीजें चैलेंज की गई थी, तो हम अशोक कुमार ठाकुर बार बार पढ़ते रहेंगे। जैसे 15(5) का पढ़ा तो वहां पर अशोक कुमार ठाकुर पढ़ा। जहां जहां पर पॉइंट्स आएंगे ना, जहां जहां एक जगह आएगा वेदर रिजर्वेशन इज एंटी मेरिट, क्या रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, क्या रिजर्वेशन अनंत काल के लिए होगा, सबका जवाब दिया अशोक कुमार ठाकुर ने। तो हम उसको धीरे धीरे टाइमलाइन में पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना सर। 106 जो है इसको लिया गया 103 अमेंडमेंट से, इसको हमने बोला EWS। अब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उसमें 10% रिजर्वेशन किसको दे दिया? EWS को दे दिया। बहुत से लोग इससे भी दुखी हैं कि EWS क्यों दिया गया। बहुत से लोग दुखी हैं कि EWS क्यों दिया गया। बहुत से लोग ये भी है, जब बहुत से लोग SC/ST का विरोध करते हैं रिजर्वेशन का, तो बहुत से वो उधर से जवाब आता है कि तुम लोगों को भी तो EWS मिला हुआ है। मैंने ऐसी डिबेट सुनी है सर, अपने क्लास के बच्चों की सुनी है, अब तो उनको क्या बताऊं। क्योंकि एक दिन क्या है, क्लास में रिजर्वेशन पे डिबेट करवा ली हमने कि चलो ठीक है डिबेट करनी चाहिए और हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। रिजर्वेशन इज द टॉपिक। पहले मैंने रिजर्वेशन को उनको पूरा अच्छे से पढ़ाया, जैसे लास्ट ईयर की बात है, पहले उनको रिजर्वेशन पे अच्छे से पढ़ाया मैंने कि क्या होता है रिजर्वेशन, क्यों होना चाहिए, क्या जरूरत है, सोशल जस्टिस क्या होता है, सामाजिक न्याय क्या है, उसकी पालना हेतु उसका जो एक टूल है वो एक रिजर्वेशन है। ऐसे हमने लास्ट ईयर एक क्लास में जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था ना, तो मैंने ऐसे कहा चलो आज एक हेल्दी डिबेट हो जाए रिजर्वेशन के ऊपर। तो तुम अगर तर्क सुनोगे ना इनके, जो सोशल मीडिया के तर्क हैं, अरे सोशल मीडिया के तर्क जो है वो सुनोगे तो इसमें क्या है सर, इसमें क्या है 10% का रिजर्वेशन देने की बात की गई। अब आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बाकी देखो यार, अरे हमारा ब्रेक में ये है नहीं, कोई बात नहीं, हम दूसरा ब्रेक निकाल लेंगे। गूगल पे किसी ने आउटडेटेड ब्रेक डाल रखा मतलब। चलिए इसमें होगा, आई बिलीव इसमें होना चाहिए। मैं जूम इन कर दूंगा। चलिए ठीक है सर।
इसको मेरे को जूम ही करना पड़ेगा मुझे लगता है। चलिए जूम ही कर लेते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल, क्या कह रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन nothing in the article or sub clause G of clause 1 of article 19 or clause 2 of article 29 shall prevent the state from making। दो चीजें समझिए, सबसे पहले तो है 19(1)G, दूसरा है आर्टिकल 29(2) shall prevent the state from making। 19(1)G बोलता है, 19(1)G की अगर हम बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 19(1)G एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 29 क्लोज 2 हमारे माइनॉरिटी और की राइट की बात है। एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सिटीजंस अदर देन द क्लास मेंशन्ड इन। अब ईडब्ल्यूएस के अंदर वो क्लास नहीं आएगी अगर आपको सपोज कीजिए अगर आप रिजर्वेशन प्राप्त कर रहे हैं 15(4) में या 15(5) में, तो आप फिर से ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं प्राप्त करेंगे, ठीक है ना सर। उससे अन्य कोई क्लास है तो आपको रिजर्वेशन उसमें मिल रहा है। आगे देखिए, एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अदर देन ऑफ सेक्शन ऑफ सिटीजन अदर देन द क्लास मेंशन इन सो फार सच स्पेशल प्रोविजंस में क्या होगा सर, स्पेशल प्रोविजंस में आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इसमें ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हटा देंगे, लिखा हुआ है अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। उसमें आपको 10% की सीट रखनी होगी ऑफ टोटल सीट्स इन ईच कैटेगरी, 10% की सीट आपको उसमें लेके आनी पड़ेगी। अब 10% की सीट क्या लेके आनी पड़ेगी इसके बारे में बात करेंगे सर, ठीक है। एक ईडब्ल्यूएस केस को चैलेंज किया गया था, उसका नाम भी हम लिख देते हैं, ठीक है ना, जिसमें ईडब्ल्यूएस को चैलेंज किया गया था कि ये जो अमेंडमेंट है 103, देखिए भारत में हर एक केस अब हर एक केस को चैलेंज किया जाता है, ठीक है ना। कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए। किसका नाम लिखेंगे, जिसमें चैलेंज किया गया था। किसका नाम लिखिए, जनहित अभियान। क्योंकि देखिए भारत में कोई सा भी कॉन्स्टिट्यूशन आप लेके आ जाइए उसको चैलेंज करने वाले बैठे हैं। जनहित अभियान, जनहित अभियान एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2022। इशू ये था, इसमें इशू क्या था कि 50% रिजर्वेशन की जो लिमिट है ना सर, वो एक्सटेंड हो गई ना। इसको समझने के पहले आपको समझना होगा कि 50% रिजर्वेशन की लिमिट क्या है। एक केस आया जो मैं थोड़ी देर में आपको लिखवाऊंगा, तो मैं आपको आर्टिकल 16 4A और 4B पढ़ाऊंगा। केस का नाम है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो सर, हर स्टेट ना भर भर के रिजर्वेशन दे रहा था, तो इंदिरा साहनी ने बोला कि 50% से ऊपर आप रिजर्वेशन नहीं देंगे। क्या बोला इंदिरा साहनी ने, दैट यू कैन नॉट गिव रिजर्वेशन अप टू 50%, आप 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं देंगे। इंदिरा साहनी ने ये वाली बात बोली, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इंदिरा साहनी जो जजमेंट था, इट वाज 9 जजेस बेंच जजमेंट। इसमें कहा गया कि आप 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं देंगे। बोला क्योंकि देखिए ऐसा है, एसटी 7%, एससी 16%,
ओबीसी 26%। अगर आप इनको जोड़ोगे ना सर, आप इनका टोटल करोगे तो अप्रोक्स इनका टोटल आप करोगे 26, 16, 6, 36, 42, अराउंड 48-49% बनेगा, ठीक है ना। 49%। इंद्र सैनी ने कहा कि आप बाकी कास्ट और रिजर्वेशन दे दो, लेकिन ये जो इसके ऊपर, मतलब अगर कहीं पे 100 सीटें हैं तो उस 100 सीटों में से 50 सीट्स तो किसकी रहेगी सर? जनरल की रहेगी। 50 सीट्स जनरल की रहेंगी, 100 सीटों में से 50 सीट्स जनरल की रहेंगी। एक हमारे नेताजी हैं देश के, वो कहते हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम 90% रिजर्वेशन कर देंगे। देखो, क्योंकि देखिए वो गलत नहीं है, उनको गलत नहीं कहता। पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो पॉलिटिक्स नंबरों पे चलती है।